कहानी की शुरुआत मुंबई की चकाचौंध भरी एक रात से होती है। समय लगभग रात के 10 बजे का है। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, तेज म्यूजिक और शहर की कभी न थमने वाली रफ्तार। इसी माहौल के बीच हमें शहर के एक मशहूर और आलीशान क्लब के अंदर ले जाता है। क्लब लोगों से पूरी तरह भरा हुआ है। कोई डांस में खोया है तो कोई दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है। हर चेहरा अपनी ही दुनिया में मग्न दिखाई देता है। इसी भीड़ के बीच हमारी नजर दो लोगों पर जाकर ठहरती है। शौर्यमान और सोमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। शराब के पैक पर पैक लगाए जा रहे हैं और खुलकर हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। उनकी बातचीत और एक दूसरे के साथ सहज व्यवहार साफ बता देता है कि दोनों के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि गहरा भरोसा और बेहद करीबी रिश्ता भी है। करीब 1.5 घंटे तक क्लब में वक्त बिताने के बाद शौर्यमान सोमा को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। दोनों ही काफी ज्यादा शराब पी चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद शौर्यमान की महंगी कार मुंबई के वर्ली इलाके की एक सुनसान सड़क पर आकर रुकती है। रात इतनी शांत है कि दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती। वहीं सड़क किनारे एक छोटा लड़का चाय बेच रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर इस लग्जरी कार पर पड़ती है, वो उम्मीद से अपनी चाय की ट्रे उठाकर कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं थम जाते हैं। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि उसी कार का दरवाजा खुलता है और अंदर से सोमा मित्तल को बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया जाता है। सोमा का पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही होती। ये सब देखकर चाय बेचने वाला लड़का बुरी तरह सहम जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है और अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। यहीं से इस रहस्यमयी और खौफनाक घटना की शुरुआत होती है। अगली सुबह कहानी हमें बिल्कुल अलग माहौल में ले जाती है। अब हम मिलते हैं अवंतिका से, जो स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी अपनी बेटी समायरा का हौसला बढ़ा रही होती है। समायरा एक बेहद होनहार तैराक है। प्रतियोगिताओं में जीतना उसके लिए जैसे आम बात हो। इसी बीच कहानी का दूसरा अहम किरदार सामने आता है अर्जुन मेहरा। पूरा शहर उन्हें इक्का के नाम से जानता है। पेशे से वो एक मशहूर डिफेंस लॉयर हैं और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्होंने आज तक अदालत में एक भी केस नहीं हारा। उनकी कानूनी समझ और तेज दिमाग की मिसाल दी जाती है। अक्सर लोग उनसे कानून के दांव पेंच सीखते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन अर्जुन की सबसे अनोखी आदत कुछ और ही है। जब भी किसी केस में जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, उससे ठीक 5 मिनट पहले अर्जुन अपना सबसे बड़ा कानूनी दांव चलते हैं। यही उनका इक्का होता है और उसी एक चाल से पूरे केस का रुख पलट जाता है। उधर स्विमिंग पूल में समायरा रेस जीतने की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति घबरा जाता है। कोच तुरंत रेस रुकवाते हैं और समायरा को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। अपनी बेटी की हालत देखकर अवंतिका पूरी तरह घबरा जाती है। वो बिना देर किए अपने पति अर्जुन को फोन करती है और पूरी घटना बताती है। खबर मिलते ही अर्जुन एक पल भी बर्बाद नहीं करते और सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि फिलहाल समायरा खतरे से बाहर है। समायरा खुद बताती है कि जब भी वो पानी में ज्यादा गहराई तक जाती है, कभी कभी उसकी नाक से खून आने लगता है। उसी समय एक नर्स आती है और बताती है कि समायरा के डिस्चार्ज के सभी कागज तैयार हो चुके हैं। अब वो घर जा सकती है। लेकिन अस्पताल से निकलने से पहले अर्जुन और अवंतिका डॉक्टर के केबिन में जाते हैं ताकि इस परेशानी की असली वजह जान सकें। डॉक्टर गंभीर लहजे में बताते हैं कि अभी कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट बाकी हैं। उनके मन में कुछ ऐसी आशंकाएं हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाते, तब तक समायरा की असली बीमारी का पता लगाना संभव नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन और अवंतिका दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। हालांकि वे खुद को समझाते हैं कि शायद डॉक्टर सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं और मामला उतना गंभीर नहीं होगा। इसके बाद दोनों अपनी बेटी के साथ घर लौटने लगते हैं। रास्ते में अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति उनसे किसी बेहद जरूरी मामले में मिलना चाहता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस समय उनकी पहली प्राथमिकता उनका परिवार है, इसलिए वो इस केस को कल देखेंगे। घर पहुंचते ही टीवी पर चल रही एक ब्रेकिंग न्यूज पूरे माहौल को बदल देती है। खबर होती है कि सोमा मित्तल की मौत नहीं हुई है। वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है और कोमा में है। दूसरी तरफ शौर्यमान पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला दर्ज हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि सोमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और उसके बचने की उम्मीद बेहद कम होती जा रही है। उसकी माँ दिन रात अस्पताल में अपनी बेटी के पास बैठी रहती है। इसी बीच ये भी सामने आता है कि सरकार की ओर से इस हाई प्रोफाइल केस की पैरवी करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। अब अदालत में वो शौर्यमान के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसके बाद कहानी हमें शौर्यमान के पिता हर्षवर्धन के पास ले जाती है। वो एक बेहद प्रभावशाली और ताकतवर राजनेता हैं। बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उनकी इज्जत भी दांव पर लग चुकी है और सबसे बड़ी बात, अगले ही महीने चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सिर्फ बेटे को बचाना ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक छवि को सुरक्षित रखना भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी वजह से हर्षवर्धन
बिना कोई वक्त गंवाए शहर के सबसे नामी वकील अर्जुन को बुलाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि अगर कोई उनके बेटे को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ अर्जुन ही है। वैसे भी हर्षवर्धन के ज्यादातर कानूनी मामले वर्षों से अर्जुन की लॉ फर्म ही संभालती आई है। कुछ ही देर बाद शौर्यमान भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं होती। उल्टा उसका घमंड पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। वो किसी से ढंग से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अर्जुन से भी उसका लहजा बेहद रूखा रहता है। ये देखकर अर्जुन साफ कह देते हैं, मैं यह केस नहीं लड़ूंगा। शौर्यमान ताना मारते हुए कहता है, अगर मना ही करना था तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते। अर्जुन शांत स्वर में जवाब देते हैं, कुछ बातें सामने बैठकर कहना जरूरी होता है। हर्षवर्धन बीच में आकर पूछते हैं कि आखिर किस शर्त पर अर्जुन ये केस लड़ेंगे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे मनाने के लिए फीस नहीं चमत्कार चाहिए। दरअसल कभी शौर्यमान अर्जुन की ही लॉ फर्म में काम करता था। वो काबिल वकील था, लेकिन उसका घमंड और बदसलूकी की आदत अर्जुन को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे फर्म से निकाल दिया था। उनकी नजर में शौर्यमान एक बुरा इंसान था। तभी एक और बड़ी खबर आती है। सरकारी वकील गोपाल कृष्णन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। अब ये हाई प्रोफाइल केस जूनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बैनर्जी को सौंप दिया जाता है। मधुरा इसे अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मानती है। दूसरी तरफ अर्जुन और अवंतिका समायरा की मेडिकल रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कैंसर शब्द बोलते हैं, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। समायरा को तुरंत स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिसके लिए उसके जैविक माता पिता के बोन मैरो की आवश्यकता होगी। अगर किसी एक का स्टेम सेल मैच हो गया तो उसके बचने की पूरी उम्मीद है। लेकिन रिपोर्ट एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। अर्जुन समायरा के असली पिता नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि डोनर की तलाश जारी है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो समायरा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब अर्जुन के पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। उसी रात अवंतिका वर्षों से छिपा सच बता देती है। समायरा के असली पिता शौर्यमान है। कॉलेज के दिनों में दोनों रिश्ते में थे, लेकिन शौर्यमान का असली चेहरा सामने आने के बाद अवंतिका ने उससे रिश्ता तोड़कर अर्जुन से शादी कर ली। फिर भी समायरा शौर्यमान की ही बेटी निकली, लेकिन अर्जुन के लिए इससे कुछ नहीं बदलता। वो आज भी समायरा को अपनी बेटी मानता है और हर हाल में उसकी जान बचाना चाहता है। इसी मजबूरी में वो जेल जाकर शौर्यमान को सारी सच्चाई बता देता है। शौर्यमान मुस्कुराकर कहता है, लगता है आखिर वो चमत्कार हो ही गया। अर्जुन उससे बोन मैरो देने की विनती करता है, लेकिन शौर्यमान एक शर्त रखता है। अगर अर्जुन उसे इस केस में बरी करवा दें तभी वो बोन मैरो देगा। वो दावा करता है, मैं गलतियां कर सकता हूँ लेकिन गलत काम नहीं। अर्जुन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बेटी की जिंदगी के लिए वो ये समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। अगले ही दिन शौर्यमान अस्पताल में अपने खून और बोन मैरो के सैंपल देता है। कुछ समय बाद रिपोर्ट आती है और स्टेम सेल मैच हो जाते हैं। ये खबर सुनकर अवंतिका की उम्मीद फिर से जाग उठती है। उधर मधुरा पूरी लगन से केस की जांच में जुट जाती है। अगले दिन पुलिस शौर्यमान को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेती है। अब अर्जुन के पास सिर्फ 2 महीने हैं, क्योंकि अगर शौर्यमान नहीं बचा तो समायरा का इलाज भी अधूरा रह जाएगा। अर्जुन केस की हर छोटी बड़ी जानकारी दोबारा छानबीन शुरू कर देता है। वहीं मधुरा को पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है और एक एक करके कई मजबूत सबूत उसके हाथ लगने लगते हैं। जेल में शौर्यमान को वीआईपी सुविधाएं मिल रही होती हैं। इसी बीच मधुरा को एक अहम डीएनए रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि सोमा के नाखूनों से मिले खून शौर्यमान के डीएनए से पूरी तरह मेल खाते हैं। इतने मजबूत सबूत देखकर भी मधुरा के मन में एक सवाल उठता है, जब केस इतना साफ है तो अर्जुन ने इसे लड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? उसे पूरा विश्वास होता है कि ये मुकदमा जीतना उसके लिए आसान होगा। आखिरकार कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। एक तरफ मधुरा और दूसरी तरफ अर्जुन। शुरुआत में ही अर्जुन सबको चौंका देते हैं। वो शौर्यमान को गवाह के कटघरे में बुलाकर उस रात की घटना के बारे में पूछते हैं। शौर्यमान मासूम और पछतावे से भरा चेहरा बनाकर कहता है कि उसे उस रात की घटना पर आज भी शर्म आती है और वो खुद को इस हादसे का सबसे बड़ा गुनहगार मानता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ शौर्यमान कुछ घंटे पहले तक बेहद सहज होकर बातें कर रहा था, आज उसी के बारे में उसे अदालत में सब कुछ बताना पड़ रहा था। सबसे मुश्किल बात ये थी कि सोमा की माँ भी उसी कोर्टरूम में मौजूद थी। शौर्यमान बताता है कि उसकी और सोमा की मुलाकात रात करीब 10:30 बजे क्लब में हुई थी। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, लंबी बातें की और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। रात करीब 4:45 बजे दोनों क्लब से बाहर निकले। कार में बैठने के बाद शौर्यमान को लगा कि शायद अब वो सोमा को किस कर सकता है, लेकिन सोमा ने साफ इनकार कर दिया। शौर्यमान का कहना था कि जब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की
तो सोमा ने उसका विरोध किया, उस पर हमला किया और कार से उतरकर वहां से भाग गई। कोर्ट में उसकी पत्नी गौरी भी मौजूद होती है। ये सब सुनते ही वो पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए अदालत से बाहर चली जाती है। शौर्यमान आगे बताता है कि वो रात करीब 1 बजे अपने घर पहुंच गया था, जहां उसकी पत्नी ने उसे देखा था। हालांकि पत्नी की गवाही कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जा सकती। ये बयान सुनते ही मधुरा की पूरी रणनीति बिखर जाती है। वो अदालत में ये साबित करने वाली थी कि सोमा के नाखूनों में मिला खून शौर्यमान का है, लेकिन शौर्यमान पहले ही ये स्वीकार कर चुका था कि दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। ऐसे में वो सबूत अब उतना असरदार नहीं रह जाता। इस अप्रत्याशित मोड़ के लिए मधुरा तैयार नहीं थी, इसीलिए जज अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। बाहर आते ही शौर्यमान मुस्कुराकर अर्जुन से कहता है कि अब दोनों एक ही टीम में हैं, इसलिए उसे थोड़ा खुश भी रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि वो ये सब अपनी बेटी की मजबूरी में कर रहा है। उधर अस्पताल में समायरा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसकी नाक से बार बार खून आने लगता है, जिससे अर्जुन और अवंतिका की चिंता बढ़ती जाती है। अगली सुनवाई में मधुरा उस चाय बेचने वाले लड़के को गवाह के तौर पर पेश करती है। वो बताता है कि रात करीब 4:45 बजे जब वो चाय देने कार के पास गया, तब उसने सोमा को खून से लथपथ हालत में कार से गिरते देखा था। इतना ही नहीं, उसने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को भी पहचान लिया था और वो शौर्यमान ही था। अर्जुन तुरंत पूछताछ शुरू करता है। वो पूछता है कि आखिर वो कौन सी कार थी, लेकिन गवाह कार का मॉडल नहीं बता पाता। इसके बाद अर्जुन पूछता है कि पुलिस ने पहचान कराने के लिए उसे कितनी तस्वीरें दिखाई थीं। चाय वाला जवाब देता है सिर्फ एक। बस यही जवाब अर्जुन के लिए काफी था। वो कोर्ट में दलील देता है कि पुलिस ने निष्पक्ष पहचान प्रक्रिया अपनाने के बजाय सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर शौर्यमान को फंसाने की कोशिश की है। मामला फिर उलझ जाता है और अदालत अगली तारीख दे देती है। मधुरा समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन आखिर खेल क्या रहा है। उसके पास कोई ठोस बचाव नहीं था, फिर भी वो केस को लगातार लंबा खींच रहा था। इसी बीच अवंतिका अर्जुन के पास कुछ निजी तस्वीरें और चैट्स लेकर आती है, जो सोमा के डिजिटल लॉक में सुरक्षित थीं। इनका इस्तेमाल करके सोमा के चरित्र पर सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाकर वो कोई मुकदमा नहीं जीतना चाहता। अगले दिन अदालत में अर्जुन की मुलाकात सोमा की माँ से होती है। वो रोते हुए पूछती हैं कि जब सब जानते हैं शौर्यमान दोषी है, तो फिर वो उसका बचाव क्यों कर रहा है। वो अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बताती हैं कि सोमा एक होनहार छात्रा थी। वो सीए बनना चाहती थी और हमेशा टॉपर रही थी। ये सब सुनकर अर्जुन भीतर से टूट जाता है, लेकिन अपनी मजबूरी छिपाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वो अपना पेशेवर फर्ज निभा रहा है। सुनवाई शुरू होते ही अर्जुन अभिमन्यु को गवाह के तौर पर बुलाता है, जो सोमा का बॉयफ्रेंड था। अर्जुन उससे सवाल करता है कि अगर वो सच में सोमा से इतना प्यार करता था, तो उसके अस्पताल में भर्ती होने के बाद वो उससे मिलने तक क्यों नहीं गया। इसके बाद अर्जुन अदालत में दोनों की व्हाट्सएप चैट्स पेश करता है, जिनमें अभिमन्यु ने सोमा के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। गुस्से में अभिमन्यु अपना आपा खो देता है और कहता है कि सोमा के साथ जो हुआ वही उसके लायक था। ये सुनते ही अर्जुन का धैर्य जवाब दे देता है। वो अभिमन्यु को डांटते हुए कहता है कि अदालत के अंदर वो सिर्फ एक गवाह है, जबकि बाहर सबसे पहले एक इंसान होना चाहिए। अभिमन्यु ये भी कह देता है कि शायद उस रात सोमा किसी और के साथ गई होगी। सोमा की इज्जत पर उछाले गए इस कीचड़ से अर्जुन बेहद असहज हो जाता है और एक बार फिर सुनवाई अगली तारीख तक टल जाती है। घर लौटने के बाद अर्जुन अवंतिका पर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि उन्हीं सबूतों की वजह से अदालत में सोमा के चरित्र पर सवाल उठे, जबकि उसकी माँ भी वहाँ मौजूद थी। अर्जुन कहता है कि ये उसका मुकदमा लड़ने का तरीका नहीं है, लेकिन अवंतिका रोते हुए जवाब देती है कि उसने ये सब सिर्फ समायरा की जान बचाने के लिए किया है। उधर उसी रात इंस्पेक्टर गोखले का फोन मधुरा के पास आता है। वो बताता है कि उन्हें एक ऐसा फोरेंसिक सबूत मिला है जिससे केस का रुख पूरी तरह बदल सकता है। अगले दिन अदालत में मधुरा फोरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को गवाह बनाकर पेश करती है। अधिकारी बताती हैं कि शौर्यमान ने अपनी कार को केमिकल से साफ करवाकर ज्यादातर सबूत मिटा दिए थे, लेकिन कार की चाबी के छोटे से हिस्से में खून का एक निशान बच गया था। जांच में ये साबित हो चुका था कि वो खून सोमा का ही है। ये खुलासा पूरे केस को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा देता है। पहली बार ऐसा लगता है कि मधुरा अदालत में अर्जुन पर भारी पड़ रही है। जज एक बार फिर अगली तारीख घोषित कर देते हैं। अर्जुन समझ नहीं पाता कि इतना अहम सबूत उसकी नजर से कैसे छूट गया। सुनवाई खत्म होते ही वो सीधे जेल पहुंचता है और गुस्से में शौर्यमान से पूछता है, आखिर तुमने मुझसे और कितने राज छिपा रखे हैं? सच बता दो, वरना हम ये केस हार जाएंगे। अर्जुन गुस्से में शौर्यमान से कहता है, लेकिन शौर्यमान फिर वही पुरानी बात दोहराता है कि वो पूरी तरह निर्दोष है। इतना ही नहीं, वो अर्जुन की बेटी समायरा के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें बोलने लगता है। ये सुनते ही अर्जुन का सब्र टूट जाता है। वो शौर्यमान को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। गुस्से से तिलमिलाया शौर्यमान चिल्लाकर
कहता है, अब मैं अपनी बोन मैरो नहीं दूंगा और तुम्हारी बेटी मर जाएगी। अर्जुन खुद को संभालते हुए जवाब देता है, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन ये केस मैं हर हाल में जीतूंगा। हालांकि वो जानता था कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे शौर्यमान की हर शर्त माननी पड़ सकती है। उधर अस्पताल में एक तरफ समायरा की हालत लगातार बिगड़ रही होती है तो दूसरी तरफ सोमा भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। डॉक्टर दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार दुखद खबर आती है कि सोमा की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। वहीं समायरा अब भी अपनी बीमारी से लड़ रही होती है। इसके बाद अवंतिका अकेले जेल में शौर्यमान से मिलने जाती है। शौर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे आज भी लगता है अवंतिका उससे प्यार करती है। वो पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहता है कि दोनों 3 साल तक रिश्ते में थे। उस समय अवंतिका शादी और परिवार चाहती थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था। अवंतिका उसकी बात बीच में ही रोक देती है। वो साफ कहती है कि रिश्ता सिर्फ इसी वजह से नहीं टूटा था। असल वजह ये थी कि शौर्यमान सिर्फ खुद से प्यार करता था, इसीलिए उसने अर्जुन को चुना क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और आज भी उसे अपने उस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। वो ये भी साफ कर देती है कि अर्जुन ने उसे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि वो अपनी मर्जी से आई है। कुछ देर बाद हर्षवर्धन और अर्जुन भी जेल पहुँचते हैं। हर्षवर्धन निराश होकर कहते हैं कि अब शौर्यमान को जेल में ही रहना होगा। इस केस ने उनकी राजनीतिक छवि पूरी तरह बर्बाद कर दी है और चुनाव जीतना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन अर्जुन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो शौर्यमान को बरी करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अगली सुनवाई में अर्जुन फिर से फोरेंसिक अधिकारी से सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या कार की चाबी पर मिले खून के आधार पर ये साबित किया जा सकता है कि शौर्यमान ही हत्यारा है। अधिकारी साफ कहती हैं कि खून की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो खून हत्या के समय ही लगा था। संभव है कि हाथापाई के दौरान लगी खरोंच से निकला खून चाबी के होल तक पहुंच गया हो। ये जवाब एक बार फिर केस का रुख अर्जुन की तरफ मोड़ देता है। कोर्ट के बाहर मधुरा और सोमा की माँ बातचीत कर रही होती हैं। सोमा की माँ मायूस होकर कहती हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर इस लड़ाई का क्या मतलब? उन्हें लगता है कि केस वापस ले लेना चाहिए, लेकिन मधुरा हार मानने से इनकार कर देती है। वो अपनी टीम को आदेश देती है कि सभी गवाहों से दोबारा पूछताछ की जाए। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सबूत जरूर छिपा है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसी दौरान उनके ऑफिस में शुभांकर नाम का एक व्यक्ति आता है। फिर आता है फाइनल सुनवाई का दिन। मधुरा अदालत में शुभांकर को नए गवाह के रूप में पेश करती है। शुभांकर बताता है कि 1 मई की सुबह उसकी ट्रेन थी। रात भर जागने की वजह से वो अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसने नीचे एक काली कार देखी। उसके पास खड़ा एक आदमी गुस्से में फोन पर बात कर रहा था। कार को वो पहचान नहीं पाया, लेकिन उस आदमी को पहचान गया। वो शौर्यमान था। अर्जुन तुरंत पलटवार करता है। वो कहता है कि शुभांकर से पहचान में गलती हुई होगी, क्योंकि उस समय शौर्यमान के पास फोन ही नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था? शुभांकर ये भी कहता है कि उसने ये घटना रात 1:10 पर देखी थी, क्योंकि उसी समय उसके पिता का फोन आया था। लेकिन अर्जुन रिकॉर्ड के आधार पर साबित करता है कि रात करीब 1 बजे शौर्यमान अपने घर पहुंच चुका था। एक बार फिर मामला उलझ जाता है और अदालत अगली तारीख दे देती है। सुनवाई के बाद अर्जुन सीधे जेल पहुंचता है। वो शौर्यमान से पूछता है कि आखिर उस रात उसे कितने लोगों ने देखा था, लेकिन शौर्यमान फिर वही दोहराता है कि वो रात 1 बजे घर पहुंच गया था और उसकी पत्नी इसकी गवाह है। उसी समय एक नौकर खाना लेकर आता है। शौर्यमान गुस्से में पूछता है कि नॉनवेज कहाँ है? नौकर जवाब देता है, आज मंगलवार है, इसलिए गौरी भाभी ने नॉनवेज नहीं भेजा। बस यहीं से अर्जुन के दिमाग में एक नई कड़ी जुड़ जाती है। वो तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां सोमा अधमरी हालत में मिली थी। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि शुभांकर का फ्लैट वहीं तीसरी मंजिल पर है। आसपास का पूरा इलाका देखने पर अर्जुन को महसूस होता है कि ये सड़क हमेशा व्यस्त रहती है। अगर शौर्यमान सच में वहां मौजूद होता तो किसी न किसी और ने भी उसे जरूर देखा होता। इसके बाद अर्जुन शौर्यमान की पत्नी गौरी से मिलने जाता है। गौरी बताती है कि शौर्यमान उस रात करीब 1 बजे घर आया था। अर्जुन उससे पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। गौरी रोते हुए बताती है कि उस रात शौर्यमान ने उसे बेरहमी से पीटा था और ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। उस रात गौरी ने पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन डर के कारण बाद में शिकायत वापस ले ली। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे ये बात पहले ही अदालत में बता देनी चाहिए थी। उधर मधुरा अपने पति के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी उसका पति खुश होकर बताता है कि उसे 12 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी मिल गई है और ये नौकरी उसे हर्षवर्धन की
सिफारिश से मिली है। बदले में एक शर्त रखी जाती है, अगर मधुरा ये केस छोड़ दे तभी उसके पति की नौकरी पक्की होगी। मधुरा उसे समझाती है कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन केस खत्म होने के बाद वे लोग उसे कभी भी निकाल सकते हैं। मगर उसका पति ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि सिर्फ मधुरा की सरकारी नौकरी से घर नहीं चल सकता, इसलिए ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये सौदेबाजी मधुरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो उसी रेस्टोरेंट में आया होता है। अर्जुन उसे कॉफी के लिए बुलाता है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि कुछ लोग अर्जुन को जरूरी काम के लिए बुला लेते हैं। अर्जुन अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान मधुरा की नजर फोन की स्क्रीन पर पड़े एक मैसेज पर जाती है। मैसेज अर्जुन के असिस्टेंट का होता है। उसमें लिखा होता है कि गौरी अपना बयान बदलने को तैयार नहीं है और वो कोर्ट में सच बोलना चाहती है। ये पढ़ते ही मधुरा के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे लगता है कि ये गवाही पूरे केस का रुख बदल सकती है। अगली सुनवाई में मधुरा अदालत से पुराने गवाह गौरी को दोबारा बुलाने की अनुमति मांगती है। इजाजत मिलते ही गौरी गवाह के कटघरे में खड़ी होती है और सच बोलने की कसम खाती है। इस बार वो कहती है कि शौर्यमान रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 6 बजे घर लौटा था। वो ये भी स्वीकार करती है कि शौर्यमान अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। अर्जुन तुरंत पूछताछ शुरू करता है। वो साफ कर देता है कि अब पूरा मामला सिर्फ एक सवाल पर टिका है, आखिर उस रात 1 बजे शौर्यमान था कहाँ। अगर वो घर पर था तो वो निर्दोष साबित होगा। इसके बाद अर्जुन इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को गवाह के रूप में बुलाता है। मनीष बताते हैं कि उसी रात गौरी ने पुलिस को फोन किया था। जब कॉल रिकॉर्डिंग अदालत में चलाई जाती है तो साफ सुनाई देता है कि गौरी रो रही है और पीछे से शौर्यमान की आवाज आ रही है, जो उसे मारते हुए बार बार गौरी कहकर पुकार रहा है। ये सुनते ही गौरी टूट जाती है। वो सच स्वीकार कर लेती है। वो बताती है कि शौर्यमान वास्तव में रात 1 बजे ही घर आ गया था, लेकिन रोज की मारपीट और डर की वजह से उसने झूठ बोला था। वो रोते हुए कहती है कि अब वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती और चाहती है कि शौर्यमान को फांसी की सजा मिले, लेकिन उसकी गवाही से उल्टा अर्जुन का पक्ष मजबूत हो जाता है। अब ये साबित हो चुका था कि रात 1 बजे शौर्यमान अपने घर पर मौजूद था। इसी आधार पर जज फैसला सुनाते हैं और शौर्यमान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर देते हैं। कुछ ही देर बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही शौर्यमान अपनी पत्नी गौरी से मिलता है। वो पश्चाताप का नाटक करते हुए कहता है कि वो सचमुच बुरा इंसान है और अगर कोई उसे सजा दे सकता है तो वो सिर्फ गौरी है। फिर वो उससे सिर्फ एक गुजारिश करता है, मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा अर्जुन उसे गहरी नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता था ये सब सिर्फ एक दिखावा है। उसी समय मधुरा उसके पास आती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी। वो कहती है कि अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई है। रेस्टोरेंट में हुई मुलाकात, कॉफी, अर्जुन का फोन टेबल पर छोड़ना और वो मैसेज, ये सब पहले से रची गई एक चाल थी ताकि वो खुद गौरी तक पहुँचे और सच्चाई बाहर निकल आए। मधुरा कहती है कि अर्जुन ने केस तो जीत लिया, लेकिन उसकी नजरों में हार गए। जिस इंसान को वो अपना गुरु और आदर्श मानती थी, आज उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसके बाद कहानी अस्पताल पहुंचती है। शौर्यमान अपना बोन मैरोदान कर चुका होता है। ट्रांसप्लांट सफल रहता है और समायरा की जान बच जाती है। कुछ पल के लिए लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, अभी मेरा असली इक्का बाकी है। कुछ समय बाद शौर्यमान एक भव्य पार्टी में अर्जुन को बुलाता है। अर्जुन वहाँ पहुँचता है और उससे अकेले में बात करता है। वो शांत आवाज में कहता है, मैं हर केस में आखिरी वक्त पर अपना इक्का चलता हूँ और इस बार भी वही होने वाला है। फिर अर्जुन सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता है सोमा का कत्ल तुमने ही किया है। इसके बाद वो उस रात की पूरी कहानी जोड़ना शुरू करता है। उसके मुताबिक क्लब से निकलने के बाद कार में शौर्यमान ने सोमा के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। जब सोमा बचकर भागने लगी तो शौर्यमान ने कार की चाबी से उस पर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि सोमा की मौत हो गई। घबराकर उसने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि चाय बेचने वाले लड़के ने उसे देख लिया था। यहीं से उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। वो कार लेकर उस जगह पहुंचा जहां शुभांकर का फ्लैट था। वहां उसने एक गरीब आदमी से मोबाइल खरीदा और उसे मोटी रकम देकर चुप करा दिया। फिर जानबूझकर शुभांकर की बालकनी के नीचे खड़ा होकर फोन पर बात करने का नाटक किया ताकि शुभांकर उसे साफ साफ देख ले। असल में वो फोन अपनी पत्नी गौरी को कर रहा था। उसने गौरी को पूरी योजना पहले ही समझा दी थी। इसके बाद गौरी ने पुलिस को कॉल किया और ऐसा अभिनय किया जैसे शौर्यमान उसी समय
समय उसे पीट रहा हो। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो शौर्यमान की नहीं थी। वो उसका खास आदमी चतुर था, जो बाद में जेल में भी उसे खाना पहुंचाने आता था। अर्जुन की पूरी बात सुनकर शौर्यमान ताली बजाने लगता है। वो मुस्कुराकर कहता है, कमाल है अर्जुन, तुम सच में जीनियस हो, लेकिन ये सब कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगे। अर्जुन भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि यही मेरा इक्का था, लेकिन असली इक्का अभी खेलना बाकी है। अर्जुन शांत स्वर में आगे कहता है कि जिस गरीब आदमी से शौर्यमान ने वो मोबाइल खरीदा था, वही इस पूरे मामले का सबसे अहम गवाह बन गया। शौर्यमान जानता था कि अगर वो आदमी जिंदा रहा तो उसकी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी, इसीलिए उसने उसे मरवाने की भी कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो खुद उस इलाके में पहुंचा और एक एक व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी। जांच के दौरान उसे पता चला कि वहां सड़क किनारे रहने वाले 23 परिवारों में से अब सिर्फ 22 परिवार ही मौजूद थे। एक परिवार अचानक गायब हो चुका था। यहीं से अर्जुन को शक हुआ। उसकी टीम ने उस लापता गवाह की तलाश शुरू की। काफी मेहनत के बाद उन्हें वो गवाह भी मिल गया और चतुर भी पकड़ लिया गया। चतुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल गवाह अस्पताल में इलाज के बाद होश में आ चुका था और अपना पूरा बयान दर्ज करा चुका था। इतना सुनते ही शौर्यमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, केस खत्म हो चुका है, तुम मुझे दोबारा जेल नहीं भेज सकते। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं नहीं भेजूंगा, तुम्हें कोई और जेल भेजेगा। उसी पल वहां मधुरा पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच जाती है। वो बिना देर किए शौर्यमान को दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश देती है। दरअसल अर्जुन पहले ही सारे नए सबूत, गवाहों के बयान और पूरी सच्चाई मधुरा को सौंप चुका होता है। अब शौर्यमान के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलूंगी एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,